आज की हमारी कहानी चीफ की दावत। लेखक हैं भीष्म साहनी। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर में चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी पत्नी को पसीने पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले हुए मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फहसियत हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारियां मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे, पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? यह बात क्यों न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूम कर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। शामना सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी हुई आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ पे फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कह देंगे कि जल्दी खाना खा के शाम को जल्दी ही कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही वे अपना काम निपटा लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर दें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। यहाँ माँ को कह देंगे कि अंदर से जाकर सोए सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या? और सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11-11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक्स करते रहते हो। शामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के घर जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों में माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठे दुपट्टे से मुंह लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारियां होते देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुबेती से चलना चाहिए। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बनती है, तुम्हें कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो अपना काम से जल्दी से निपट लेना। अच्छा बेटा। और हाँ माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम घुसल खाने में रात के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे के चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ली जाती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकले तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी खुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर कर कर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुद के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, न न ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनूंगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अध खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे।
घर का सब संचालन उनके हाथों में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, किस मेज मेज किस साइज की हो। शामनाथ को चिंता थी कि फिर अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित न होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ। पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो मैं भी कोई कहे। अगर कोई उल्टी सीधी बातें हो गई तो चीफ को बुरा लग जाएगा, सारा मजा चला जाएगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट से छिप पाए थे। पहले से कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ी वगैरह हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ देती हो माँ? सीधा कह दो ना, नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिक गया तो कुछ न कुछ बनकर ही आया हूँ। नीला तो नहीं लौटा। जितना दिया है उससे दुगना दे दूंगा। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती जी कब से अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते हुए गए, माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आए या निकले, कुछ पूछे तो उन्हें ठीक तरह से जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर सिर्फ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक्स कामयाबी से चल जाए। शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूम रही थी। वार्तालाप उसी रॉ पे बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए था? साहब को ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते हैं, यहाँ सब उतने ही दोस्त परवाह हो रहे थे। उनकी स्त्रियां काला गाउन पहने उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात-बात पर हंसती, बात-बात पर सिर हिलाती शामनाथ की स्त्री तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घुट पीकर खाना खाने के लिए उठे, बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा सारा नशा हिरन हो गया। बरामदे में कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी में ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था, और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। अब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर गए थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे, पर उन्हें कोठरी में ढकेल दे, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना।
झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थरथर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से शामना चीफ की मुंह मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाए। शामनाथ इस पर खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब को दे दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ माँ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हूँ डू डू डू। एक बार फिर कह कहे उठे। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी के से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुम्हें तो कितने गीत याद हैं। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊं बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहाँ भी कोई टाला जाता है। साहब ने इतना रीस से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनार दे। देसी अफसर उनकी स्त्रियां ने यह सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षण दुर्बल लजाती हुई आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी मेड़े, हरियाणे भागी भरिया। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं करते थे। शामनाथ को खीस प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी बहुत अच्छी है। शामनाथ खुशी में झूम उठे। बोले, हाँ हाँ, बहुत कुछ साहब। मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा। आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ को सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और पुलकारियां बनती हैं। पुलकारियां क्या है? शामनाथ पुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी पुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी पुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी। जगह जगह से उसके तारे टांगे टूट रहे थे। कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद आई है, इन्हें एक ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही। फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। शाह साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद दिया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर सबकी निगाह हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे सबसे नजर बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर वो कोठरी में बैठने ही देर थी कि आंखों में से छल छल आंसू बहने लगे।
वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध टूटकर उमड़ आया हो। माँ ने बहुतरे दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने ही नहीं आते थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार की ओर देखी जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्ध सामनाथ के घर में भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी पर दरवाजा जोर से खटखटाने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ाकर उठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी। क्यों उन्हें नींद आ गई? क्यों वह ऊँघने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और कहा, माँ को आलिंगन कर लिया। ओ माँ, तुमने तो आज रंग लगा दिया। साहब तुमसे बहुत खुश हुए। मैं क्या क्या कहूँ? ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। मैं कब से यह कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया। उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गईं। क्या कहा? माँ, यह कौन सा राग तुमने छेड़ दे दिया है? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझसे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि माँ को अपने पास नहीं रख सकता था। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे वैसा रहो। मैंने अपना खा पहन लिया। अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो पुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने पुलकारी देने का इकरार किया है ना। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो पुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं नहीं चली जाओगी। मेरा बनता हुआ काम नहीं बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की देगा। माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह से की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश होकर गए हैं। कहते था तुम्हारी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैंने देखने आऊंगा कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ होगा, वरना उनकी खिसामत करने वाले और भी थोड़े ही हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा मैं बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ। हाँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। धन्यवाद।